जीनोटाइप लिख देते हैं, क्या है ये, और मदर का जीनोटाइप यहाँ पे लिख देते हैं जो कि है ब्लड ग्रुप क्या बेटा बी। तो जीनोटाइप क्या होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि बता दिया है कि इन्फेंट का जो है वो ये, ठीक। तो ये वाला जीनोटाइप लिखते हैं मदर का, IB एंड I। अब चलो गैमीट बनाते हैं। गैमीट कैसे बनेगा, IA एंड I, IB एंड I। तो गैमीट में अब होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन और मेटिंग के समय अब अगला जो ऑफस्प्रिंग जनरेशन जो होगा, नेक्स्ट फिलियर जनरेशन जो होगा, उसमें मेटिंग दो ब्लड ग्रुप O ग्रुप के मिलेंगे, एक आपका AB मिलेगा और एक आपका क्या मिलेगा, A ब्लड ग्रुप वाला ऑफस्प्रिंग मिलेगा। तो ये पॉसिबल ऑफस्प्रिंग जनरेशन बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्रॉस है हमारे सामने हीमोफिलिक मैन और नॉर्मल वुमेन का। जब हीमोफिलिक मैन और नॉर्मल वुमेन का क्रॉस होगा तो क्या रिजल्ट आएगा। मैरी अगर करेगा, दोनों में मैरिज होता है, तो रिजल्ट में आपको क्या डिसऑर्डर, कैसे डिसऑर्डर आगे बढ़ेगी ये देखने को मिलेगा। गैमीट होगा, अगर इनका मेटिंग होता है इस तरह से, तो यहाँ पे जो नॉर्मल, यहाँ पे जो मेटिंग होगा, इस मीटिंग से आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो एक कैरियर या इफेक्टेड मेल जो आप बोल सकते हैं हीमोफिलिक, उसका यहाँ पे कहाँ आएगा, कैरियर डॉटर इसमें पैदा होंगी। एक तो आपका अनअफेक्टेड है और एक जो है वो आपका अफेक्टेड रहेगा। तो ऐसे में कैरियर डॉटर पैदा होंगी। और दूसरी तरफ अगर क्रॉस देखते हैं वाई क्रोमोसोम के साथ में, तो आपके जितने भी सन्स होंगे, जितने भी बेटे होंगे, वो क्या होंगे, आपके नॉर्मल होंगे, क्योंकि नॉर्मल वुमेन का इनको एक्स क्रोमोसोम मिलेगा। तो इस तरह से आपको इनका क्रॉस देखने को मिलेगा। ये क्रॉस को सब लोग प्रैक्टिस करेंगे और परफेक्टली उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके अकॉर्डिंग और भी क्रॉसेस जो है वो आ सकते हैं एग्जाम में, तो आप लोग क्रॉसेस को प्रैक्टिस करेंगे। आते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल जो है वो क्या है हमारा, विच टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ नॉर्मल मेल इज मैरिड विद अ कलर ब्लाइंड वुमेन। तो कलर ब्लाइंड हमारी वुमेन है और नॉर्मल जो हमारा मेल है। हम करते हैं इनके बीच में, तो एक आपकी कैरियर डॉटर दिखेगी, एक आपका नॉर्मल डॉटर दिखेगी, एक आपका कलर ब्लाइंड सन और एक आपका नॉर्मल सन देखने को मिलेगा। इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिए बेटा, ये जो है वो अफेक्टेड वाला कैरियर वुमेन जो है वो कैरियर है, अफेक्टेड नहीं है, क्योंकि उसके एक ही क्रोमोसोम में आपका जीन है जो अफेक्टेड, एलील जो है वो एक नहीं आया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। सेंट्रल नेक्स्ट चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर से आपका पहला सवाल है, व्हाट इज सेंट्रल डॉग्मा एंड विच हु वाज द साइंटिस्ट व्हिच प्रपोज्ड इट। तो सेंट्रल डॉग्मा क्या है, अनुवांशिक सूचना, अनुवांशिक सूचना के प्रवाह को दर्शाता है, अनुवांशिक सूचना के प्रवाह को दर्शाता है। फ्लो ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, प्रोसेस क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन, प्रोसेस क्या होगा, ट्रांसलेशन। इसी बीच डीएनए का जब डुप्लीकेशन होता है, जेरॉक्स कॉपी बनता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। किन्होंने दिया था इसको, इसको दिया था हमारे फ्रांसिस क्रिक ने। किन्होंने दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने। नाम याद रखेंगे, फ्रांसिस क्रिक का डीएनए मॉडल भी हम लोग पढ़ते हैं और सेंट्रल डॉग्मा भी उन्हीं के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट वी मूव टू अनदर क्वेश्चन। गिवन इज द कोडिंग स्टैंड। एक कोडिंग स्टैंड दिया हुआ है, उसका हमको क्या बनाना है, एमआरएनए सीक्वेंस बनाना है। वेरी इजी, बहुत सारे बच्चे इसको बहुत आसानी से करते हैं। आपको क्या याद रखना है, डीएनए और एमआरएनए का डिफरेंस। डीएनए और एमआरएनए में क्या डिफरेंस है भाई, थाइमिन की जगह पे क्या हो जाता है, यूरेसिल हो जाता है। डीएनए में क्या होता है हमारे पास में, थाइमिन, और आरएनए में क्या हो जाता है, यूरेसिल। तो जो भी सीक्वेंस है उसको एग्जैक्टली बनाएंगे। अच्छा ये चीज याद रखेंगे बेटा, ये जो डीएनए का है ये आपका कोडिंग स्टैंड है, टेम्पलेट स्टैंड नहीं है। हम लोग पढ़े हैं टेम्पलेट स्टैंड का बनता है कॉम्प्लीमेंट्री, तो कोडिंग स्टैंड से क्या हो जाता है, सेम। तो अभी कोडिंग स्टैंड का बिल्कुल सेम आपका आएगा कोड। यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जो आएगा न्यूक्लियोटाइड बिल्कुल सेम आएगा, बस टी के जगह पे आपको यू से रिप्लेस करना है और आप
आपका जेनेटिक कोड बन करके तैयार हो जाएगा mRNA सीक्वेंस। बिल्कुल सीक्वेंस भी बिल्कुल 5s2 3' जाएगा, क्योंकि ये आपका कौन सा स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड नहीं है। टेम्पलेट स्ट्रैंड इसके जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और इसी के कॉम्प्लीमेंट्री ये बनता है। तो ये और ये जो है वो बिल्कुल सेम हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। नेक्स्ट वी मूव टू अनदर क्वेश्चन। अगला सवाल आपके लिए क्या है, जीन एक्सप्रेशन एंड मेथड इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में जीन एक्सप्रेशन कैसा होता है? जीन एक्सप्रेशन हम सब जानते हैं क्या भाई, आपका डीएनए जो है वो प्रोटीन बनाएगा, अलग अलग स्टेप से बनाएगा। अभी हमने पढ़ा सेंट्रल डॉग्मा में, क्या पढ़ा सेंट्रल डॉग्मा में, क्या डीएनए आपका क्या बनाएगा, डीएनए आपका आरएनए बनाएगा और आरएनए प्रोटीन बनाएगा। एक बार जीन एक्सप्रेस हो रहा है, फिर दूसरी बार भी जीन एक्सप्रेस हो रहा है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, नॉट ओनली बैक्टीरिया, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जीन एक्सप्रेशन का यही प्रोसेस होता है। अगर दो टाइप पूछेगा तो आपको बता देना है क्या, एक ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा ट्रांसलेशन। ठीक है। Gene expression is the process by which information is encoded in the gene is used to synthesize a functional product like protein. In bacteria, it occurs through transcription and translation. ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस से आपका उत्पाद जो है वो पैदा होता है, प्रोडक्ट आपका पैदा होता है। अगला सवाल पे क्या होता है ओपेरॉन? एक ओपेरॉन वो फंक्शनल यूनिट है डीएनए का जिसमें कि एक ऑपरेटर रीजियन, एक आपका प्रमोटर रीजियन, एक आपका रेगुलेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं और डीएनए का यहाँ पे एक डीएनए फंक्शनल डीएनए बना हुआ है जो कि ओपेरॉन के स्ट्रक्चर में है, और इसमें आपके सारे रीजन यहाँ पे हैं। दो तरह के ओपेरॉन के मॉडल होते हैं, पहला होता है इंड्यूसिबल, दूसरा होता है रिप्रेसिबल। मतलब एक पॉजिटिव रेगुलेशन दिखाता है और एक नेगेटिव रेगुलेशन दिखाता है। तो ये 2 मार्क्स के हिसाब से अगर ये क्वेश्चन आता है तो दिस मच आंसर इज इनफ, इतना आंसर जो है वो इनफ है। क्या है ओपेरॉन? एक ऐसा डीएनए का फंक्शनल यूनिट जिसमें कि क्या क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल जीन, एक ऑपरेटर जीन, एक प्रमोटर और रेगुलेटर, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे, इसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे बेटा। लैग ऑपेरॉन का मॉडल भी ऐसे ही होता है। कौन सा मॉडल होता है लैग ऑपेरॉन का? कमेंट में जरूर बताएंगे इनमें से कौन सा लैग ऑपेरॉन का मॉडल होता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। इवोल्यूशन से आता है हमारा अगला सवाल। इवोल्यूशन, पहला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गेनिज्म। होमोलोगस और एनालॉगस बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, सबको बेसिकली पता होगा, 10th के सिलेबस का भी है ये। तो थोड़ा डिस्कस करते हैं इसको। क्या होता है? सिमिलर ऑरिजिन, बेसिक प्लान, इसमें सिमिलर ऑरिजिन नहीं होता है। एनाटॉमी इसमें सिमिलर होती है, इसमें एनाटॉमी अलग होती है। वो सारे ऑर्गन्स जो कि सेम ऑरिजिन के होते हैं उनको हम बोलते हैं, सेम ऑरिजिन वाले को हम बोलते हैं क्या? होमोलोगस ऑर्गन। पर ऐसे जो कि अलग ऑरिजिन वाले हैं, डिफरेंट ऑरिजिन वाले हैं, उनको हम बोलते हैं एनालॉगस। ठीक है, होमोलोगस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को दिखाते हैं और एनालॉगस जो होते हैं वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को दिखाते हैं। ये ध्यान रखना है। आपके पास में डिफरेंस यहाँ पे है, पॉज करके वीडियो को आराम से देखें और उसको नोट डाउन करें। ठीक है, इसमें आपका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताता है, ये आपके सिमिलर फंक्शन वाले। इसमें बेटा फंक्शन सिमिलर होता है बट स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं होता है, और इसमें स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, फंक्शन बिल्कुल अलग होते हैं। और ये आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को बताता है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है? एक जगह से इवॉल्व होकर के अलग अलग जगह पे, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में मूव कर रहे हैं। और ये एनालॉगस आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को बताता है, मतलब अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया से मूव करके एक पर्टिकुलर हैबिटेट में आ गए हैं और एक जैसे कैरेक्टर्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कि आपके पास में यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, आपको पता चलेगा कि होमोलोगस और एनालॉगस का क्या क्या एग्जाम्पल। ठीक है, तो होमोलोगस के एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं फ्लिपर ऑफ सी, विंग्स ऑफ बर्ड, बैट का जो फ्लाइंग टिल्स होते हैं, फोर लिम्ब ऑफ द हॉर्स एंड ह्यूमन आर्म, ये सारे होमोलोगी को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है। बेसिक स्ट्रक्चर सेम मतलब एक यहाँ
ह्यूमरस, 2 यहाँ रेडियस अल्ना, फिर आपके कार्पल्स, फिर मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस, ये कॉमन होते हैं, इनका बेसिक स्ट्रक्चर कॉमन होता है, ठीक। और एनालॉगस में क्या होता है बेटा, एनालॉगस में स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है, कहीं भी कोई सिमिलैरिटी नहीं है, पर क्या फंक्शन सबका सेम है। ये भी उड़ने के काम आता है, बैट्स के भी, बर्ड्स के भी, इंसेक्ट के भी, सारे उड़ने के काम आते हैं, स्ट्रक्चरल ओरिजिन कहीं भी सेम नहीं है। तो ये आपको एग्जांपल से समझ में आ रहा है होमोलॉगस और एनालॉगस का। अगला आते हैं, अगले क्वेश्चन में अपेंडिक्स, टेल बोन, निक्टेटिव मेम्ब्रेन, ये किस टाइप के ऑर्गन्स हैं? ऐसे सवाल आपके बोर्ड में अगर आएंगे तो आप क्या लिखोगे? ये सारे वेस्टिजियल ऑर्गन हैं। क्या है ये बेटा? ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। क्यों वेस्टिजियल बोला जा रहा है इनको? क्योंकि ये सारे ऑर्गन्स हैं जिनका अब हमारे शरीर में कोई भी फंक्शन नहीं है। पहले हमारे एंसेस्टर्स में इनका फंक्शन रहता था, ये किसी न किसी काम के लिए यूज आते थे सारे ऑर्गन्स के, बट अब जो है वो इसका कोई यूज नहीं है। कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे इमेज में देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहला है आपका डार्विन पॉइंट ऑफ द ईयर मसल्स के हैं, फिर आपका पिल्का, सेंट्रोनारिस, टॉन्सिल्स, विजडम टीथ, मेल निपल्स, अपेंडिक्स, कॉकेट्स और बॉडी हेयर, जो गूज बम्प्स जो आते हैं उसमें बॉडी हेयर जब रेज हो जाता है, तो ये आपके वेस्टिजियल ऑर्गन में आते हैं। नेक्स्ट मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कनेक्टिंग लिंक? कनेक्टिंग लिंक क्या होता है? जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, कनेक्टिंग लिंक कहीं ना कहीं कनेक्ट करना है। किसको कनेक्ट कर रहा है? दो अलग अलग, टू डिफरेंट ग्रुप्स को, दो अलग अलग ग्रुप्स जिसको कनेक्ट, जिससे सिमिलैरिटी शो करता है उसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। मतलब आर्कियोप्टेरिक्स कहीं ना कहीं बताता है कि रेप्टाइल्स और बर्ड यहाँ से इवॉल्व हुए हैं, उनके बीच में कुछ इवोल्यूशनरी सिमिलैरिटीज रही है। यहाँ पे कुछ आपके एग्जांपल्स है बेटा, ये कुछ आपके एग्जांपल्स बने हुए हैं। ये एग्जांपल जो है वो बताता है यूग्लिना जो है वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। देन इसके बाद कई सारे एग्जांपल्स है जो आपको बताता है, जिसमें आपको क्या लिखना है एग्जाम में वो आपकी मर्जी है। हम जो है वो आर्कियोप्टेरिक्स को मेजरली बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ते भी हैं कि हाँ एग्जाम में ये आपका रिलेटेबल चीज है, ठीक है। कोई भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं, इट इज ऑल योर विश। नेक्स्ट वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस के कुछ कैरेक्टर्स बताइए। तो होमो हैबिलिस कौन है? होमो हैबिलिस हमारे अर्ली मैन का एक स्टेज है। आप देख सकते हैं बेटा पिक्चर में, देखिए ये आपके होमो हैबिलिस, दीज आर होमो हैबिलिस। क्या क्या इनके कैरेक्टर्स है? एग्जाम में पूछता है कभी कभी, तो इसके कैरेक्टर्स को थोड़ा स्टडी करते हैं। क्या है बेटा? पहला, इसका जो ब्रेन कैपेसिटी होता है वो 650 to 800 cc होता है। टूल्स इनके क्या बेटा? हैंडीमैन थे ये, होमोनिड्स के थे, टू मेक सम सिंपल टूल्स बनाते थे। ओमनीवोरस थे, दे वेयर लाइकली ओमनीवोरस थे, बट मीट ज्यादा नहीं खाते, दे डिड नॉट ईट मीट। देन बाइपिडल था इनका पोस्चर, मतलब कि हाथ से, दो पैर से चलते थे, हाथ नहीं यूज करते थे। और सम एप लाइक फीचर लाइक लॉन्ग आर्म्स, कुछ इनमें एप लाइक फीचर थे, जैसे हाथ लंबे थे, इनके में आप देख सकते हैं हाथ बहुत लंबे थे। फिजिकल अपीयरेंस क्या था इनका? जो इनकी एवरेज हाइट थी वो 3 to 4 फीट, इतना ही इनका हाइट था। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन? गिव एन एग्जांपल। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है बेटा? अभी हमने पढ़ा, किसमें पढ़ा हमने पढ़ा होमोलोगस ऑर्गन जो है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को दिखाते हैं। इसका मतलब कि एक जगह पहले सेम थे, फिर धीरे धीरे अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में मूव किए और उनके कैरेक्टर्स में चेंजेस आते हैं, ठीक है। यही चीज आपको आंसर में देखने को मिलेगी। क्या मिलेगा बेटा? अडैप्ट टू डिफरेंट एनवायरमेंटल प्रेशर और नीचेस। Process starts from a common ancestor and often leads to the formation of new species. This is also called as speciation. Speciation क्या है? नए species का बनना, पुराने से नए species के बनने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं speciation. Speciation कहाँ से आता है? इसी कॉन्सेप्ट से आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या एडाप्टिव रेडिएशन, ठीक है। इसमें आप कुछ और कॉमन टर्म्स हैं, अगर इसको रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे।
इसका एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल पढ़ना जरूरी है बेटा। डार्विन फिंचेस, डार्विन ने बताया जब कि भैया हमारे जो गैलापागो आइलैंड हैं वहाँ पे जितने भी फिंचेस थे वो सारे फिंचेस पहले एक जैसे थे, बट धीरे धीरे चूंकि खाने की कमी होने लगी, चूंकि बाकी जियोग्राफिकल जो पैरामीटर्स थे वो बदलने लगे, तो क्या होने लगा, बीक का साइज भी अलग अलग होने लगा। तो गैलापागो आइलैंड में हम देखते हैं सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीसीज पहले थी, ओवर टाइम दे डेवलप सिग्निफिकेंटली डिफरेंट बीक शेप एंड साइज। और इसके वजह से क्यों, क्योंकि फूड अलग थे, सीड अलग था, इंसेक्ट अलग था, या कोई कोई नेक्टर भी खाता था। तो एक आपको यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को दिखाते हुए कि इन दोनों के भी कॉमन एंसेस्टर रहे हैं। ये सबके वोल्फ आपके एनसीईआरटी में बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है, वोल्फ का एग्जाम्पल है, मार्सुपियल्स का एग्जाम्पल है, मैमथ का एग्जाम्पल है, एलिफेंट्स का एग्जाम्पल है, कोई भी एग्जाम्पल आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं और रेफरेंस से समझ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? क्या होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट? Genetic drift refers to the random change in the allele frequency in a population due to chance event। अचानक से कुछ ऐसे chance event आ गए जिसकी वजह से allelic frequency में बदलाव आ गया। It is mostly significant in small population and can lead to a loss of genetic variation। मतलब हमारे पास में कुछ इस तरह से बग्स का आप देख सकते हैं बेटा, बग्स का आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास में बग्स थे। रेशियो पहले क्या था, ऐसा था, रेशियो पहले ये था, फिर क्या हो गया, कुछ अचानक से आ गया, कुछ अचानक सडन से कुछ ऐसे चेंजेस आ गए जिसकी वजह से रेशियो डिस्टर्ब हो गया। और ये रेशियो जब डिस्टर्ब हुआ तो बचे हुए जितने बीटल्स थे अब आगे तो यही रिप्रोड्यूस करेंगे। तो हमको यहाँ देखना है कि रेड वाले बीटल्स ज्यादा बचे हैं तो रेड वाले बीटल रिप्रोड्यूस करेंगे। अगले कुछ जनरेशन में हमको क्या देखने को मिलेगा, रेड वाले बीटल की संख्या ज्यादा देखने को मिलेगी। तो क्या हो गया बेटा, रेशियो चेंज हो गया ना, देखो रेशियो कितना चेंज हो गया। इस तरह के चेंज, इस तरह के ड्रिफ्ट को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। एलेलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज हो गया, इसी को कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से। इसमें कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कई बार आ रहे हैं और आगे आप लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, हम लोग 1 मार्क्स में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो पहला शुरू करते हैं, सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग्स। तो सोर्सेज क्या होते हैं, ये साइक्लोस्पोरिन के सोर्स क्या है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से लिया जाता है। ठीक, स्टैटिन्स किससे लिया जाता है, मोनास्कस परप्यूरियस से। पेनिसिलिन कहाँ से लिया जाता है, पेनिसिलियम नोटेटम से। और जर्मेसिलिन कहाँ से लिया जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस के स्पीसीज से लिया जाता है। ये हमारे दोनों एंटीबायोटिक हैं और ये हमारे दोनों केमिकल्स हैं जो अलग अलग बायोलॉजिकल यूजेस, मेडिकल यूजेस के लिए हम लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है, हमने 1 मार्क्स में इसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बैक्टीरियल एग्जाम्पल। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे ह्यूमन वेलफेयर में डेली बेसिस पे काम आते हैं, उनके कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं। पहला क्या बेटा, राइजोबियम और एजोबैक्टर। क्या है ये बायो फर्टिलाइजर है। क्यों, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, सॉइल में नाइट्रोजन क्या अमाउंट को बढ़ाता है। अगला बैसिलस और ज़्यूडोमोनास। ये क्या है बेटा, ये सीवेज ट्रीटमेंट में हमको काम आते हैं। बैसिलस और ज़्यूडोमोनास से हम अपना सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं, एरोबिक डाइजेशन में का यूज होता है। अगला आते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस सब जानते हैं, हमको दही में मिलता है और दही के अलावा दूध में हमको और भी डेयरी प्रोडक्ट में इसका यूज होता है। अगला आते हैं इकोलाई। इकोलाई क्या भैया, हमारे खाने का डाइजेशन करता है, हमको ह्यूमन्स में यूज होता है ये। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन बैक्टीरिया के नाम थे जो आपके सामने थे। इसके अलावा भी आप अगर कुछ पढ़े हैं, कुछ जानते हैं तो आप लिख सकते हैं, ये हम कॉमन डिस्कशन के लिए। अगला है कुछ फंजाई के एग्जाम्पल। क्या क्या फंजाई का यूज होता है, तो पेनिसिलियम यूज होता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा एंटीबायोटिक सबसे पहला किससे बना था, पेनिसिलियम से बना था। ठीक है, अगला है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो है वो जेनेटिक रिसर्च में काम आते हैं, बहुत क्रूशियल फंजाई है। इसके अलावा है सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस हमारी बेकरी इंडस्ट्री में काम आती है, इसको बोलते हैं सैक्रोमाइसिस। मेजरली फर्मेंटेशन प्रोसेस उसी से होता है। आगे आते हैं स्पर्जुलस। स्पर्जुलस जो है वो हमारे एंजाइम प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं और ये कुछ फंजाई है जो आपके इनका नाम यहाँ मेंशन है। अगला आते हैं लैक्टिक एसिड। बैक्टीरिया का फॉर्म, क्या इसका फंक्शन है, कहाँ कहाँ पे ये यूज होता है, ये आपका सवाल है।
तो कहाँ कहाँ पे ये यूज होता है बेटा? हमारा डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, दही खाता है डाइजेशन इम्प्रूव होता है। अगला विटामिन B12 के कंटेंट को बढ़ाता है, हमारे पेट में डाइजेशन कराता है, हार्मफुल माइक्रोब्स को इनहिबिट करता है। अगर हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया रहेगा और कोई और अनडिजायरेबल आ जाएंगे तो उसको भी किल करने का काम करता है, और ओवरऑल गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो यू शुड हैव, आपके पास आंसर इसका होना चाहिए। हिंदी में भी मेंशन देखिए, आगे बढ़ते बेटा। रोल ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स इन सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए कौन कौन से बायो फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं? अभी हमने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में पढ़ा, किसका किसका नाम पढ़ा कमेंट में बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, नाइट्रोजन फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड सोल्यूबलाइजिंग द फास्फोरस एनहांसिंग न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, फास्फोरस को सोल्यूबलाइज फॉर्म में लेना और भी बाकी न्यूट्रिएंट्स का एनहांस करना, और ये सारी चीजें सॉइल के स्ट्रक्चर को बढ़ाता है, इंप्रूव करता है एंड रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर पे डिपेंडेंसी कम करता है। ऐसे कौन कौन से बायो फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं? तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नाम है, कुछ नाम मेंशन है। क्या क्या नाम है बेटा? एजोस्पिरिलम, ज़ूडोमोनास, ट्राइकोडर्मा, फॉस्फोबैक्टीरिया, राइजोबियम एंड एजोटोबैक्टर, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बायो फर्टिलाइजर्स हैं जिनके एडिशन से हमारी सॉइल की फर्टिलिटी नेचुरली इंक्रीज होती है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारे पास में, ड्रॉ अ इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो यहाँ पे एक ग्रासलैंड भी है बेटा और एक आपका क्रॉप इकोसिस्टम भी है। दो डायग्राम बना हुआ है आपके रेफरेंस के लिए, दोनों आप लोग दोनों में से जो भी एग्जाम में आता है उसको आप लोग लिखेंगे, ड्रॉ करेंगे। होता क्या है यहाँ पे बेटा? प्रोड्यूसर जो है वो आपके ग्रीन प्लांट होते हैं प्रोड्यूसर, फिर आपके जो हर्बीवोर्स जो हैं जो प्रोड्यूसर को खाते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं, ये सारे को क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, देन आपके आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, कार्निवोर्स, और उसके बाद में आपके टर्शरी कंज्यूमर, देन आपके क्वाटरनरी कंज्यूमर, ठीक है। और धीरे धीरे ये पिरामिड का जो स्ट्रक्चर है आप लोग सब जानते हैं कि धीरे धीरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर का अमाउंट सबसे ज़्यादा होगा, एनर्जी के मामले में भी, बायोमास के मामले में भी इसका अमाउंट ज़्यादा होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे हम अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे जाएंगे तो इनका जो अमाउंट है, जो बायोमास है, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो धीरे धीरे कम होते जाएगी, ठीक। तो ये आपके रेफरेंस के लिए है, यहाँ पे आप इसको देखिए, पढ़िए और ड्रॉ करके प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और कुछ आई होप आपको सब समझ में आया होगा। और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, उसके नए सॉल्यूशन के साथ में हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, सॉल्यूशन करते रहिए, और कुछ अगर डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर हमसे कॉन्टैक्ट करिए।